मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में एविएशन मिनिस्ट्री अब टीडीपी नेता राम मोहन नायडू के हाथों में है। सरकार के लिए एविएशन सेक्टर लंबे समय से चुनौती बना हुआ है। एक तरफ हवाई किराया आसमान छू रहा है, एयरपोर्ट्स पर कंजेशन वगैरह की दिक्कतें हैं, दूसरी तरफ उड़ानों में देरी और फ्लाइट्स के कैंसिलेशन से यात्री परेशान हैं। और यही नहीं, एयरलाइंस की दुर्गति देख दुनिया भर की दूसरी एयरलाइंस भी भारत में अपने कामकाज को कम करने या फिर बंद करने पर विचार कर रही हैं। ऐसे में एविएशन सेक्टर को लेकर मोदी सरकार के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हम एविएशन सेक्टर के खस्ता हालत पर बातचीत करेंगे और उसे कैसे पटरी पर लाया जाए, इस पर सुझाव लेंगे एक्सपर्ट से। पहले ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। I, किंजरापु राम मोहन नायडू, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में एविएशन मंत्रालय का जिम्मा राम मोहन नायडू को सौंपा गया है। नए एविएशन मिनिस्टर का पदभार संभालते ही राम मोहन नायडू ने 100 दिनों के एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया है। एविएशन मंत्रालय का सबसे ज्यादा फोकस ईज ऑफ फ्लाइंग पर है, जिसके तहत अफोर्डेबल हवाई किराए पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। यही नहीं, हवाई सुरक्षा को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। एविएशन मंत्रालय का ये भी कहना है कि उड़ान स्कीम का नेटवर्क बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही टियर 2 और 3 शहरों को एविएशन से जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। सरकार का फोकस ग्रीन एनर्जी पर भी है। सरकार ने सभी एयरपोर्ट्स को ग्रीन एनर्जी से संचालित करने का लक्ष्य बनाया है। यही नहीं, डिजी यात्रा का विस्तार करने की भी योजना है। इसके साथ ही तकनीक का इस्तेमाल कर मॉनिटरिंग बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। भले ही सरकार ने एविएशन सेक्टर में 100 दिनों का प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन पिछले कुछ महीनों या कहें सालों से एविएशन सेक्टर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उड़ानों में देरी और कैंसिलेशन से ग्राहकों को लगातार असुविधा हुई है। एयरपोर्ट्स पर कंजेशन और मिसमैनेजमेंट की भी लगातार शिकायतें आई हैं। एयर टिकट्स के बढ़ते किराए से भी लोग परेशान हैं। यही नहीं, एविएशन सेक्टर में मुश्किल और ज्यादा जटिल नियमों के चलते दुनिया भर की कई एयरलाइंस भारत में अपने कामकाज को कम करने या बंद करने पर विचार कर रही हैं। खबरों के मुताबिक IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि भारत में टैक्स सिस्टम की जटिलताएं ग्लोबल एयरलाइंस को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर सकती हैं। पिछले साल अक्टूबर में DGGI यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस ने कई विदेशी एयरलाइंस कंपनियों के कार्यालयों पर छापा मारा था। ये मामला टैक्स की चोरी से जुड़ा था। इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा स्तंभ होने के नाते देश के एविएशन सेक्टर को बेहतर करना जरूरी होगा। लेकिन सवाल यह है कि मौजूदा चुनौतियों के बीच क्या ये मुमकिन हो पाएगा? जानकारों का मानना है कि एविएशन मंत्रालय को तुरंत जिन चुनौतियों पर काम करना शुरू कर देना चाहिए, उनमें हवाई किराए को आम लोगों की पहुंच में बनाए रखना, छोटे शहरों में बेहतर एयर कनेक्टिविटी बनाना, बड़े एयरपोर्ट्स पर कंजेशन और चरमराया एयरपोर्ट मैनेजमेंट ठीक करना, बड़े शहरों के नए एयरपोर्ट्स पर काम तेज करना, एयर फ्यूल को GST के दायरे में लाना जैसी चुनौतियां हैं। अगले 100 दिनों के कार्यक्रम में इन चुनौतियों को अगर सरकार ठीक कर लेती है तो नए भारत की विकास यात्रा में एविएशन सेक्टर भी पूरी भागीदारी निभा पाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये न सिर्फ घरेलू यात्रियों को बल्कि विदेशी बाजारों में भी अच्छे संकेत नहीं भेजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज दमानिया साहब, जाने माने एविएशन एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है दमानिया साहब आपका। बहुत सारी उपलब्धियां भी हैं एविएशन सेक्टर की, बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस भी हैं, लेकिन वो सब एक तरफ। और जो बीते 6 महीने में एक आम यात्री होने के नाते मैंने और आपने झेला है, उससे ऐसा लगता है कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये चुनौतियां कब खत्म होंगी? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? ऐसा लगता है कि तालमेल ही नहीं है। एयरपोर्ट अथॉरिटी क्या कर रही है, एयरपोर्ट पे कंजेशन क्या कर रहे हैं, DGCA क्या कर रहा है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री क्या कर रही है। ऐसा लग रहा है कि सिविल एविएशन का तो कोई माई बाप ही नहीं है, ऐसी स्थिति सी लग रही थी। बहरहाल अब नई सरकार आ गई है, नए मंत्री साहब भी आ गए हैं, यंगेस्ट मिनिस्टर हैं मोदी कैबिनेट में। कुछ जान फूंक पाएंगे एविएशन में? हमें उम्मीद तो बहुत है नए मिनिस्टर से कि कुछ बड़े बेहतर सुझाव आए या कुछ बेटर सॉल्यूशंस मिले, यात्रियों का कुछ फायदा हो उसमें। अभी उनका ये प्रस्ताव जो है 100 दिन के प्लान का, उनको इसकी कई बड़ी बात में चर्चाएं हो रही है, पर ये अभी चर्चाओं से आगे बढ़ते हुए कितना प्लान आता है, क्या बनता है, उससे किस तरीके से एक्चुअल इंप्लीमेंट होता है और किस तरीके से पैसेंजर को, उसका एंड यूजर जो है, उसको फायदा मिलता है। अभी इसमें कई बातें हैं, जैसे टैक्सेशन है, GST है, ये सब चीजें हैं जो एयरलाइन कंपनियों की आज बहुत बड़ी दिक्कत बन चुकी है, जिनकी वजह से
टिकट के प्राइसेस बढ़ते हुए, ये सब इन द एंड बर्डन आता है अपने पैसेंजर्स के ऊपर कि भाई टिकट टैक्सेस बढ़े तो टिकट महंगी हुई, टिकट महंगी हुई तो पैसेंजर्स को दिक्कतें हो रही है। तो इन द एंड जो बेचारा अपना कॉमन मैन है या आम नागरिक है, वही इतने टाइम से तकलीफ है। ऑफ कोर्स एविएशन सेक्टर में बहुत अभी टाटा ग्रुप आया है, उन्होंने एयर इंडिया टेक ओवर किया है, इंडिगो ने बड़े प्लेन के ऑर्डर दिए, तो एविएशन सेक्टर का तो ऑफ कोर्स प्रोग्रेस हो रहा है। पर प्रोग्रेस होते हुए जो एंड यूजर है, जो बेचारा अपना आम जनता है, उनको क्या बेनिफिट हो रहा है, या उनके लिए एक्चुअली मिनिस्ट्री का वही काम है क्या एंड यूजर जो है जनता के लिए उनको नियुक्त किया हो गया, जनता को बेटर सुविधा दी जाए, उनको क्या फैसिलिटीज मिल सकती है। ऑफकोर्स ये फैसिलिटी जो उड़ान स्कीमें आ रही है, ये सब आ रहा है, पर कितना टाइम तक चल पाती है, उड़ान स्कीम भी कितनी इंप्लीमेंट हो पाती है। अभी वो आए हैं, उसके उड़ान के लिए बहुत सारे काफी छोटे छोटे नए रीजनल एयरलाइंस भी चालू है, पर अभी उन्हें गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तब तक चल रहे हैं। अभी कितना इसका सस्टेनेबिलिटी है, लॉन्ग टर्म में क्या ये स्कीम चल पाएगी? अच्छा दवानिया क्या साहब, आपको क्या लगता है कि दिक्कत कहाँ है? मतलब एविएशन सेक्टर में हम एक सिरा खोजने की कोशिश करते हैं, तब तक पता चलता है कि डोर कहीं और से उलझ गई है, समझ में ही नहीं आता है। प्रॉफिट का जो एक्सपेक्टेशन है अगले साल 35% के आसपास है टोटल उसका। एक तरफ हम देखते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि साहब इस सेक्टर में तो फंड्स ही नहीं है, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल बड़ा अजीबोगरीब है सरकार का और एविएशन कंपनीज का। दूसरी तरफ ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ऑपरेशनल इश्यूज हैं, कहाँ दिक्कत कहाँ अटकी हुई है? हमारा प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा सिविल एविएशन का जो रिक्वायरमेंट है, कार रेगुलेशंस है, वो काफी जूने, काफी आउटडेटेड रेगुलेशंस जो जमाने से चलते हैं, थोड़े बहुत मॉडिफाई हुए, थोड़े चेंजेस हुए, पर जो हमारे जो नियम है, जो हमें एयरलाइंस को नियुक्त करते हुए या फिर एविएशन इंडस्ट्री को, उसमें बदलाव की थोड़ी जरूरत है एक्चुअली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, क्योंकि हमारा एविएशन मार्केट आज एक ग्लोबल मार्केट हो चुका है। यहाँ हमारे इंडियन एयरलाइंस जो है वो फॉरेन के एयरलाइंस के साथ compete कर रहे हैं। जब वो एयरलाइंस फॉरेन एयरलाइंस के साथ चुनौती में जो compete कर रहे हैं, तो उन्हें एट पार रहने के लिए वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल है, जो लॉ का प्रोविजंस है, जितनी कानून की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको भी, वो भी एट पार अगर हो जाए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ, तो मुकाबला करना उनको भी आसान पड़ेगा। और ऑफ कोर्स ये मुकाबला करने में क्या होगा कि इन द एंड अपना जो पैसेंजर्स है उसको बेटर ऑप्शंस मिलेंगे, उसको बेटर सुविधाएं मिलेगी, तो इन द एंड वो एक विन विन सिचुएशन होगा। पर अपनी जो गवर्नमेंट की एविएशन पॉलिसीज है, उसको अपडेट करना बहुत जरूरी है, और उसको एट पार विद इंटरनेशनल लेवल लाना बहुत जरूरी है कि हम एक प्रॉपर इंटरनेशनल लेवल पे compete कर सके, हमारे देश के एयरलाइंस भी। देखिए हमारी जो एयरलाइंस हैं वो 44.3% का जो मार्केट शेयर है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए, ये पिछले साल का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ जो अभी उपलब्ध है, तो ये किया हुआ मतलब आधा आप समझिए। अब लेकिन हमारे यहाँ आप देखेंगे इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स आप देखेंगे, बड़े सुंदर सुंदर एयरपोर्ट्स देखेंगे, बाहर से आप गुजरते हुए देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि भारत की तस्वीर ही कुछ और है। आप फ्लाइट्स का टिकट लेने के लिए चले जाइए, जो मारामारी रहती है आपको लगेगा कि यार कुछ है ही, तो बड़ी ज़बरदस्त डिमांड है। लेकिन फिर आप जब अंदर जाएंगे तो लोग अपने बैग लेके खड़े हुए हैं, घंटों खड़े हैं, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई बातचीत करने को रेडी नहीं। ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है। मैं फिर बुनियादी चीज़ पर आऊँगा, मैं बड़े बड़े जार्गन्स में नहीं फंसाना चाह रहा हूँ अपने दर्शकों को कि कहाँ अटकी हुई हैं चीज़ें। मैं बुनियादी चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या करना पड़ेगा सरोज साहब? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए होगी, चाहे वो फंड जनरेट करने के लिए हो या फिर ऑपरेशनल स्मूथनेस के लिए हो। एक आम यात्री के लिए इस सरकार को क्या करना चाहिए? अगर आप बेसिक चीज़ें बता पाएं कि आप ये कर दो तो काम ठीक हो जाएगा। बेसिक चीजों में ऑफ कोर्स सरकार ने डिजी यात्रा का प्लेटफॉर्म में जो लाए, इससे थोड़ा और बेटर और एफिशिएंट करने का जरूरत है। आज डिजी यात्रा में भी क्या हो पा रहा है, हम एयरपोर्ट के अंदर क्विकली घुस पा रहे हैं, पर हमें उतना ही समय लग रहा है सिक्योरिटी के लाइंस में, हमें उतना ही समय लग रहा है इमिग्रेशन के लाइंस में। उधर कोई सुधार, एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जा रहा है, नए एयरपोर्ट एक्सपांड किए जा रहे हैं, अंदर से बेटर किया जा रहा है, पर जो सिक्योरिटी है और जो अपना सिक्योरिटी और जो अपना इमिग्रेशन है, वही उधर वही लंबी कतारें लग रही है, वही लाइन लग रही है, काउंटर्स है पर वहां कम ऑफिसर्स है। तो वो थोड़ा गवर्नमेंट को भी एट पेस, बिकॉज वो सब चीजें जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर है। अगर एयरपोर्ट प्राइवेट ऑपरेटर के पास भी है, पर वो जो सेक्शन ऑफ द एयरपोर्ट है इट इज अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल।
तो जो एयरपोर्ट्स के सेक्शन अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल है उन्हें उसे थोड़ा और एफिशिएंट करना है और उसको यूजर फ्रेंडली या पैसेंजर फ्रेंडली करना चाहिए। वो तो उससे काफी और सुधारा हो सकता है और काफी एफिशिएंसी मतलब इन द एंड अच्छा, गवर्नमेंट के यूजर जो हाथ में आम आदमी उसको फायदा हो सकता है। दमानिया साहब, गवर्नमेंट के हाथ में क्या क्या है? मतलब अभी लास्ट टाइम में जब ये जो मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट पे तो जबरदस्त जो कंजेशन हमने देखा और लगातार देखा, ऐसा लग रहा था कि सरकार के पास कुछ खास है नहीं, एयरपोर्ट अथॉरिटी तय कर रही है। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी को ये तय करना है साहब कि वो प्राइवेट जेट्स को जो है लैंडिंग के लिए स्पेस दे या फिर पैसेंजर जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनके लिए। मतलब डीजीसीए का काम सिर्फ सलाह देना, थोड़ा बहुत धमका दिया, ट्वीट कर दिया, हम देख लेंगे, ठीक ठाक कर दो, ऐसा लग रहा था बस कि वो एक्चुअली कोई इन एंड एक्शन नहीं हो रहा है, वो एडवाइजरी निकल रहा है, कॉशन निकल रहा है। तो मेरे को समझ में, वो जब इन्हें पता है इतने एयरक्राफ्ट आने वाले, इतनी शेड्यूल फ्लाइट्स है, हाँ, तो उस तरीके से प्लान करो ना। एयरलाइंस को तुम स्लॉट मत दीजिए। अगर पहले से ही आपको पता है कि इतना पैसेंजर कंजेशन होने वाला है, इतनी फ्लाइट्स ऑलरेडी इनके हर क्वार्टरली शेड्यूल्स निकलते हैं, एयरलाइंस को डीजीसीए से परमिशन लेना पड़ता है कितनी फ्लाइट्स वो रख सके। तो तुम परमिशन पहले तुम ही दिए और तुम ही उसके बारे में बाद में क्वेश्चन कर रहे हो, कह रहे क्या बात है, क्या हो रहा है, एयरलाइन ऑपरेटर काम नहीं कर रहा है, एयरलाइन ने डिले किया, फ्लाइट्स डिले हो रही है। क्योंकि आज भी अगर आप मुंबई, दिल्ली कोई भी मेजर एयरपोर्ट पर देखो तो फ्लाइट्स टाइम पे नहीं रहने का मेजर कारण कंजेशन है। अगर आपकी फ्लाइट पहुंच भी जाती है टाइम पे तब भी लैंड नहीं हो पाती क्योंकि उसको लैंडिंग स्लॉट नहीं मिल रहा है, ऊपर ही गोल गोल घूमे जा रही है एयरपोर्ट के ऊपर। वो जो इश्यूज हो रहे हैं, जो प्लानिंग हो रहा है, जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, वो जिसमें है, वो डीजीसीए को अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा बेटर लेना चाहिए। मिनिस्ट्री ने स्टेप अप करना चाहिए कि भाई हम इंचार्ज है, हम कंट्रोल लेंगे और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये मिनिस्ट्री अब जो कर रही है भाई, हो गई, बाद में खाली भाई कॉशन नोटिस निकालो या बाद में ये निकालो कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत हुआ है, पैसेंजर्स के साथ बहुत गलत किया इन्होंने। ये अच्छा, सब जो आप चीजें कमाल देखिए, बहुत कड़वी लग रही होंगी हमारी बातें एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो रेगुलेटर्स हैं या जो इंडस्ट्री के प्लेयर्स भी हैं उनको, लेकिन आप स्थिति देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी के हाथ में सारी चीज़ें, उनके मन में जो आ रहा है, आप हवाई जहाज उड़ रहा है, गोल गोल घूम रहा है, हम नहीं देंगे साहब इजाज़त उड़ने की, आपको लैंड करने की इजाज़त नहीं देंगे, पहले दूसरा वो होगा। मतलब वहाँ पे अलग ही गेम चल रहा है। अब आप आ जाइए केबिन क्रूज और ये जो स्टाफ है, जब मर्जी पायलट्स का, केबिन क्रू का मन में आ जा रहा है कि साहब हमको उनकी प्रॉब्लम्स जेन्युइन होंगी और स्वाभाविक रूप से होंगी, लेकिन आप देखिए ना कि आपका जो गेम है वो किसके हाथ में है और कितना अनप्रिडिक्टेबल है, और सरकार की तरफ जब भी देखो वो बड़ी लाचार सी नजर आती है। अमित सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, फाउंडर हैं सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन के। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, आपको लग रहा है कुछ बदलेगा? यंगेस्ट मिनिस्टर आए हैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में, बड़े एनर्जेटिक लग रहे हैं, लेकिन क्या क्या बदलना है पहले तो ये बताइए, और ये स्थिति कब तक चलती रहेगी एविएशन में? कि यंग मिनिस्टर आए हैं तो नए आइडियाज होंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है इम्प्लीमेंटेशन की। इम्प्लीमेंटेशन और उसके बाद रेगुलेशन या डीजीसीए को या मिनिस्ट्री को देखना है कि वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, एयरलाइंस या ऑपरेटर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए जनरल अवेयरनेस बढ़ानी है। अभी जो 100 डेज का प्रोग्राम है, जो डॉक्यूमेंट है, वो बहुत ही इमेच्योर सा डॉक्यूमेंट है। अच्छा, जल्दी में बनाया गया है। इसमें कोई विजन नहीं दिख रहा आपको कि हमें लॉन्ग टर्म में ये चाहिए, शॉर्ट टर्म में इतना चाहिए। वो थोड़ा हैफजर्ड सा है, पॉइंटर्स जो हैं। अमित जी, आपकी नजर में बुनियादी चीजें क्या हैं? और मैं सिर्फ एक आम यात्री के नजरिए से बात कर रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले देखिए, उस डॉक्यूमेंट में मिसिंग है सेफ्टी। सेफ्टी का कहीं नाम नहीं है। ठीक है। सेफ्टी का नाम तब होता है जब कोई एक्सीडेंट होता है, लेकिन बाकी टाइम कोई नहीं बात करता। और इस डॉक्यूमेंट में भी सेफ्टी आपको कहीं नहीं दिखाई देगी। पायलट फटीग, क्रू फटीग, वर्ल्ड ओवर इतना हल्ला हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कोई बात नहीं कर रहा, बिकॉज वो बिजनेस इंटरेस्ट को सूट नहीं करता। सो एवरीथिंग, सबका झुकाव बिजनेस की तरफ है कि बिजनेस को कैसे प्रमोट किया जाए, टिकट कैसे सस्ती की जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना नहीं रहे ओवरऑल। अगर हम लो कॉस्ट एयरपोर्ट बनाएंगे तभी तो कॉस्ट नीचे जाएगी। अगर हम इतने हाई कॉस्ट एयरपोर्ट्स बनाएंगे जैसे बॉम्बे, दिल्ली, तो उसमें चार्जेस भी तो बढ़ेंगे। तो पैसेंजर जो एयरलाइंस हैं
वो सस्ते दाम पे कैसे टिकट बेचेंगे? उनके भी, उनकी सहूलियत के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। जैसे आप बाहर देखते हैं लो कॉस्ट मॉडल, ट्रू लो कॉस्ट, हमारे पास हाइब्रिड मॉडल है, ना वो लो कॉस्ट है ना फुल सर्विस है, वो बीच में कहीं है, बिकॉज रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इतनी है कि आपको इतने लोग रखने हैं, वो एक ही काम करेंगे, कुछ और काम नहीं करेंगे। सो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ना। सो बिजनेस प्लान के लिए वो अच्छा नहीं है, तो उनको चार्ज करना पड़ेगा। तो ये जो हम फेयर्स देखते हैं, दे आर डीपली डिस्काउंटेड फेयर्स, फुल फेयर नहीं है। वो एडवांस सेलिंग में ठीक है, वो उनकी डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, लेकिन हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन नहीं है टू एजुकेट पीपल। अगर आप चाहते हैं आम नागरिक रेल से हवाई जहाज में आए, तो उसको ये भी बताना पड़ेगा क्या कानून है, क्या तौर तरीके हैं, आपको जब आपने एयरपोर्ट में एंटर करना है, आपके क्या राइट्स हैं, कहीं पे डिस्प्लेड नहीं है। सो जनरल एजुकेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कौन करेगा? आपने इंपॉर्टेंट बात बोली है आज, और जो मिनिस्टर साहब है नायडू साहब, वो कह रहे थे कि साहब जब हम 100 डे का प्लान बना देंगे तो हम उसमें सबसे ज़्यादा जो एम्फसाइज और जो स्ट्रेस जो वर्ड होगा, स्ट्रेस करेंगे जिस वर्ड पे, वो होगा, जो टर्म पे, वो होगा ईज ऑफ फ्लाइंग। अब वो आपने बात सही कह दी दमानिया साहब, बात तो सही है कि आपने भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि साहब हवाई चप्पल वाला जो है हवाई यात्रा करेगा। अब हवाई यात्रा के चक्कर में चप्पल, जूते सब कुछ बिक जाए, ऐसी स्थिति में तो नहीं आनी चाहिए थी ना। अब उसका कोई माय बाप है नहीं कि किराया क्यों बढ़ा दिया। हम कई मर्तबा आपसे डिस्कस कर चुके हैं, कुछ हासिल पाया होता नहीं है। तो ये आम आदमी की हवाई चप्पल पहनने वाले की पॉकेट तक कब आएगा ये किराया? अभी हवाई चप्पल पहनने वाला तो बेचारा अभी आज तक उम्मीद में बैठा है, सपने देख रहा है। अभी नए मिनिस्ट्री आए हैं, अभी और सपने देख रहे हैं कि कब सपने पूरे होते हैं, वो तो हमें ये 100 डेज प्लान के बाद ही पता चलेगा कि हो पाए या नहीं हो पाए। पर ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ने थोड़ा प्रोएक्टिव और होना चाहिए। पॉलिसीज बहुत एविएशन में आई है, बहुत वादे किए गए हैं, पर कभी भी इन्हें 100% इम्प्लीमेंटेशन जो रहा है हमेशा से वीक रहा है। या एंड यूजर को जैसे जो बेनिफिट मिलना चाहिए, जो उनके सपने पूरे करने की बातें हुई है, वो कभी हो नहीं पाई है। तो ऑफ कोर्स ये नए मिनिस्टर से ऑफ कोर्स काफी हमें उम्मीद है कि वो ये जो सपने इन लोगों ने देखे, जो देश की जनता ने देखे हैं, उन्हें वो पूरा कर पाए। और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, जो कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं, या कुछ एक्चुअल प्राइस रिडक्शन या एक्चुअल बेनिफिट जो कंपनीज को दिया जाए, वो इन दी एंड पैसेंजर के पास पहुंचे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंसेशन देना, स्कीम्स लाना, वो सब सही है, पर इन दी एंड क्या वो बेनिफिट वो आखिरी पैसेंजर तक पहुंच रहा है, वो देखना बहुत जरूरी है। और वो नियंत्रण मिनिस्ट्री ने सही तरीके से अगर किया तो वैलिड पॉइंट की जो बात, ठीक है, ये सब कुछ आएगा। सेस्मिक शिफ्ट हो रहा है साहब, कितने 1100-1200 मेरे ख्याल से एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स दे दिए हैं हम लोगों ने 2035 तक के लिए। ठीक है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। ये सब इंडस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन एंड यूजर की जहां तक बात आएगी तो उसको आप एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास मत छोड़ो, उसको आप एयरलाइंस पे मत छोड़ो, उसको तो अपने हाथ में रखो कम से कम। ये एक बेसिक चीजें होनी चाहिए अमित जी, ये बेसिक चीज होनी चाहिए कि पैसेंजर की बात कम से कम सरकार या सरकारी अथॉरिटी सुने और उसका निराकरण करने की स्थिति में हो। ये बुनियादी चीज तो कम से कम होनी चाहिए। कम से कम उनको एडमिट करना चाहिए सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो पैसेंजर है, यात्री है। सो सारा ओरिएंटेशन उसकी तरफ से, उसके नजरिए से होना चाहिए बजाय कि बिजनेस की। तो बैलेंस करना पड़ेगा मंत्री जी को कि अगर आप देखिए जो पैसेंजर है, पैसेंजर आजकल अगर कंप्लेन करना चाहता है तो उसको ये नहीं पता कि रूल्स क्या हैं, उसको क्या एंटाइटलमेंट है, तो उसको कैसे पता चलेगा। सो सारा जो है एजुकेशन, जैसे मैंने बोला कि उसको पहले बताओ कि ये तरीके हैं, ये आपका हक है, ये आप मान सकते हो, ये आपको मिलेगा, इतना मिलेगा। लेकिन अभी ये क्या है कि कुछ सारे रूल्स लिखे हुए हैं लेकिन वो बंद हैं किताबों में, जैसे बाकी रूल्स हैं। सो हम जब पॉलिसी बनाते हैं तो सारे स्टेक होल्डर नहीं इन्वॉल्व करते। कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग मतलब आप पैसेंजर को भी बुलाइए, आपको क्या चाहिए, आप ब्यूरोक्रेट्स को भी बुलाइए, रेगुलेटर को भी बुलाइए, सब स्टेक होल्डर्स मिलके बनाए सब कुछ। यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच है कि हम बताएंगे कि हमें पता है सब कुछ, हमको आपको पूछने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ आपको बताएंगे कि ये मिल रहा है आपको। सो मिलके बनाने से ज़्यादा फायदा होता है, सब रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं कि हमारा इसमें हिस्सा है बनाने में, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सिस्टम, तो हम भी रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें। तो ऐसा वो कोई काम नहीं है जिसमें कोई कमिटी या थिंक टैंक बने
जिसमें सारे लोग इन्वॉल्व हो, इंक्लूडिंग पैसेंजर्स और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं। सो पैसेंजर्स की कोई नहीं सुन रहा इस मामले में। एब्सोल्युटली। ये सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है इसमें ये है। सो बिल्कुल। मिनिस्ट्री डी से सोचती है कि हम जो रेगुलेशन बनाते हैं वही है और एब्सोल्युटली, सबके यानी कि इंटरेस्ट में वही रहेगा, लेकिन कुछ feedback नहीं। रेगुलेटरी चुनौतियां हैं नंबर 1, ये जो मंत्री जी को देखना पड़ेगा। फिनेंशियल जो चुनौतियां हैं जो स्वाभाविक रूप से जो एविएशन सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू को भी रखती हैं, उनके भी अपने चैलेंजेस हैं। स्वाभाविक रूप से एविएशन सेक्टर ऐसा तो नहीं है कि सब अच्छा ही अच्छा चल रहा है, वहाँ पे भी चुनौतियाँ हैं, तो उस तरफ भी ध्यान देना है आपको। रेगुलेटरी दिक्कतें ध्यान देनी है, फिनेंशियल दिक्कतें ध्यान देनी है, और जो ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उस पर भी ध्यान देना है। आप ईज़ ऑफ फ्लाइंग कर रहे हैं, लेकिन ईज़ ऑफ ऑपरेशन कम से कम एक आम मुसाफिर के लिए कर दीजिए। उसको ये नहीं लगे कि साहब उसकी फ़्लाइट कैंसिल होगी, कहाँ जाएँ, एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास जाएं, हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, सरकार के पास जाएं, कंज्यूमर कोर्ट चले जाएं, कहाँ चले जाएं, या वो जो एग्रीगेटर जहाँ से उसने बुक किया था उसके पास जाएं, कुछ पता ही नहीं है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं इनको ठीक कीजिए। सीधा सपाट एक संवाद सिस्टम होना चाहिए कंज्यूमर से। कोई दिक्कत है, हाँ कॉल किया, एडमिट किया गया इशू को, उसका तुरंत निराकरण हो गया। इस तरह की दिक्कतें होनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से एक ह्यूमन रिसोर्स का एक बहुत बड़ा इशू रहेगा। जाते जाते मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि चर्चा के लिए अब लंबा समय नहीं रहा, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो पायलट्स हैं, केबिन क्रू हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं, आपके पास इतने ज़्यादा नहीं हैं। और जब तक इनकी स्कार्सिटी रहेगी, ये कोई भी अपनी छोटी छोटी बात लगा के बैठा देंगे किसी भी जहाज़ को। CAPA ने वार्न भी किया है कि सीवियर शॉर्टेज होगा की एविएशन एम्प्लॉयज़ का। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, चारों तरफ से बातें ध्यान रखनी है, तब शायद हमारी जो उड़ान है वो स्मूथ हो पाएगी। वरना अभी तो ऐसा लग रहा है हिचकोले ही खा रही है। उम्मीद करते हैं कि नए मंत्री जी के अंडर में अच्छी उड़ान और अच्छी यात्रा हमें नसीब हो। शुक्रिया सरोज दमानिया साहब वक्त निकालने के लिए। शुक्रिया अमित सिंह वक्त निकालने के लिए आपका भी।